नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर एक खुसूसी मुलाकात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असदुद्दीन साहब। आप जनता दल सेकुलर में पिछले तकरीबन 13 साल से ज़्यादा अरसे से वाबस्ता हैं और रियासती तर्जुमान की आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त कर्नाटक असम्बली का इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन के सिलसिले में जनाब मोहम्मद असदुद्दीन साहब को गुलबर्गा, रायचूर और मंगलूर नॉर्थ की जिम्मेदारी। आज हम उनसे कर्नाटक असम्बली इलेक्शन के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि कर्नाटक में और इलाका कल्याण कर्नाटक में जनता दल सेकुलर की क्या पोजीशन है। तो जनाब असदुद्दीन साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया जी। सबसे पहले ये बताएं कि इलाका कल्याण कर्नाटक में JDS की क्या इंतखाबी पोजीशन है। देखिए, इलाका कल्याण कर्नाटका से जी पिछली दफ़ा हमने सिर्फ अपना 3 जगहों पर जो है 4 जगहों पर जीत दर्ज करवाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के बाद तंजीमी तौर पर जिस तरह से हमने काम किया है और हमारी पार्टी का जो विज़न है, जैसे पंचरत्न तकरीबन 1 साल पहले हम अपना विज़न जो है ना जनता के सामने रखा था, जिसमें हम रियासत में शुरू होने वाली नदियाँ या ऐसी नदियाँ जो किसी और रियासत में शुरू होकर कर्नाटका से गुजरकर किसी और स्टेट में जाती हैं, इन नदियों का पानी हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि यहाँ पर उसके बाद पीने के पानी और इरिगेशन के लिए जो है ना अपना पानी का मसला ना रहे। एक अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम था हमारा, तो उसकी वजह से आवाम में हमारा ख़ास तौर पे किसानों में हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ा है। उसके बाद फिर हमने जो है ना अपना पंचरत्न का जो विज़न आवाम के सामने रखा, जिसमें हम आवाम की बुनियादी ज़रूरियात जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का हमने जो है ना अपना प्लान बनाया है, जिसमें ग्राम पंचायत के लेवल पर हर ग्राम पंचायत में कम से कम 30 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम खोलना चाहते हैं, जहां फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। एजुकेशन चूँकि टॉप प्रायोरिटी है, तो हम 1st से 12th तक फ्री एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। और एजुकेशन खानगी इदाराजात में जिस मेयार का होता है, उससे आला दर्जे का एजुकेशन जिसमें डिजिटल क्लासेस वगैरह होंगी, इस तरह फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। गरीबों के लिए मकानात, फिर उसके साथ महिला सबलीकरण, यानी औरतों के लिए खुद रोज़गार स्कीमात, खुद कफील बनाने का हमारा प्लान है। उसके साथ में हम लोग जो है ना अपना रोज़गार के रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। ये हमारा पंचरत्न का जो प्रोग्राम था, इन तमाम की वजह से हमारे आवाम के बीच में जनता दल सेक्युलर के लिए जो है ना काफ़ी जो है ना अपना मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और हमारी उम्मीद है कि अब की दफ़ा इलाका हैदराबाद कर्नाटका में हम कम से कम 12 से 14 सीट जीत पाएंगे। अच्छा, तो आपके उम्मीदवार इलाका कल्याण कर्नाटक में कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, कल्याण कर्नाटका में तकरीबन सभी जगह पर, लेकिन उसमें सारे स्टेट में हमने 3 जगहों पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सपोर्ट का ऐलान किया है, 3 जगहों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स हैं को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक जगह पे नंजनगुड़ में वहाँ पर जो है ना हम लोगों ने अपना लेट ध्रुव नारायण साहब, जिनका कुछ ही दिन पहले इंतकाल हुआ है, बहुत आला खत के लीडर थे, तो वहाँ पर हमने जो है ना उनके बेटे ध्रुव नारायण को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। हैदराबाद कर्नाटका में शायद अपना गुलबर्गा रूरल में हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितने उम्मीदवार हैं यहाँ पर आपके, कुछ तादाद? गुलबर्गा इलाका कल्याण कर्नाटका में मे बी अराउंड 31 कुछ सीट्स हैं, जिसमें से एक जगह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, शायद 29 होंगे। ये इसमें मुस्लिम उम्मीदवार स्टेट लेवल पर कितने दिए गए हैं आपके? स्टेट लेवल पर हम लोगों ने जो है ना दूसरी पार्टियों से, बीजेपी ने तो कुछ दिया नहीं है, कांग्रेस शायद 13 या 15 के आसपास है। 15 दिए। जी हाँ, 15। हाँ, सबसे ज़्यादा हमने जो है ना दिए हैं। हमने 23 जगह पर मुस्लिम उम्मीदवारों का ऐलान किया था, लेकिन बदकिस्मती से एक जगह शिवाजी नगर में हमारे उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए, इसलिए 22 मैदान में रहे हैं अभी सारी स्टेट में। तो 22 में कितने उम्मीदवारों के जीतने की तवक्को है आपको? 22 मुस्लिम उम्मीदवार। देखिए, हमें उम्मीद है कि कम से कम 5 या 6 उम्मीदवार कम से कम जीते हैं।
लेकिन अब ये डिपेंड होता है कि आवाम और ख़ास तौर पे मुस्लिम तबका वो किस हद तक जो है ना सियासी शऊर का मुजाहरा करता है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी काबिल गौर है कि इस पर कोई तवज्जो ही नहीं करते जी कि चाहे सेकुलर पार्टियाँ जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जी, लेकिन आपने बताया कि 22 जेडीएस के हैं, कांग्रेस के 15 तो 224 हलकों में जी, तो ये 20-25 हलकों में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते हैं जी। इनसे हटकर पूरे हलके जो बाकी के 224 हलके हैं वहाँ पर पूरे मुसलमान सेकुलर पार्टियों के कैंडिडेट्स को ओढ़ देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो मुस्लिम उम्मीदवारों के हलके होते हैं वहाँ पर सेकुलर वोट मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं मिलते और मुस्लिम उम्मीदवारों का डिपेंड इन्हिसार जो है वो सिर्फ मुस्लिम वोटों पर ही होता है। तो ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि सेकुलर वोटों को भी दिलाए। आप पूरे होल सेल में मुस्लिम वोट हासिल करते हैं पूरे कर्नाटक में जी, तो क्या 10-15 हलकों में सेकुलर वोटों को आप नहीं दिला सकते, जेडीएस हो या कांग्रेस हो? जी जी। देखिए, हमारी दियानतदाराना कोशिश होती है खासतौर पे जनता दल सेक्युलर की कि इंटर कम्युनिटी वोट्स का ट्रांसफ़र हो, जहां पर मुस्लिम हैं दूसरी कम्युनिटी के वोट्स भी उन्हें मिलें। लोकल लीडर्स उसकी कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर इस बात का भी एतराफ़ करना होगा कि सिर्फ कर्नाटका नहीं, सारे देश में मुसलमानों के तय जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से और एक सियासी जमात की तरफ से, जिसमें मुसलमानों को डिमोनाइज किया जा रहा है, डिमन शैतान वो अदरवाइज किया जा रहा है। ये इस तरह का माहौल जो क्रिएट हुआ है, इंटर कम्युनिटी वोट ट्रांसफ़र मुसलमानों के फेवर में उस बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है जो पहले हुआ करता था। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी चूँकि समाजी इंसाफ और जो तबक़ात जो है ना अपना सियासी तौर पर कमज़ोर हैं उनको एम्पावर करने के लिए हमारी पॉलिसी रही है। हम दियानतदाराना कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब की बार हमें यकीन है ये आप कर रहे हैं। लेकिन जो अब खुद गुलबर्गा शुमाल असम्बली हल्के की या गुलबर्गा साउथ की हम बात करेंगे जी, तो आपके जो सेकुलर लीडर हैं जैसे कि आपके खुद ज़िले प्रेसिडेंट है जी, तो उनका रोल क्या होना चाहिए? गैर मुस्लिम वोट, सेकुलर वोट मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिलाने के लिए काम होना चाहिए। ये बोलने की जरूरत नहीं, ये उनका फर्ज जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है जी। और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर उम्मीद रखी जा सकती है। और चूंकि हमारे पास जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की आइडियोलॉजी है, जो लोग यहाँ पे अपने आप को तंजीमी ढांचे में किसी जिम्मेदारी पे पाते हैं, जिम्मेदारी हासिल करते हैं, उनका फर्ज बनता है। और बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट मुझे लगता है कि फर्ज पूरे करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इलेक्शन के बाद जी आपके जो 22 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जी, उनको सेकुलर वोट दिलाने में, मुस्लिम वोट से हटकर दिलाने में जी, किसका क्या रोल रहा, किसका क्या रोल नहीं रहा, इसका एक जायज़ा होना चाहिए जी। उनके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए जी। अब देखिए, हम लोग इलेक्शन के बाद एनालिसिस तो करेंगे जी, वोटिंग पैटर्न्स का, लोकल लीडर्स ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, किस हद तक कामयाब हुए, नाकाम हुए हैं, एहतसाब होना चाहिए और पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करेगी क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। बिल्कुल, इस इशू पे कोई पार्टी गौर नहीं करती जी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम लीडरान भी इस इशू को अपने पार्टी फोरम में नहीं उठाते। नहीं, देखिए, सिर्फ वोट हमसे मांगे जाते हैं लेकिन हमको वोट दिए नहीं जाते बदले। देखिए, अब इसमें माशाल्लाह आप बहुत ही कामयाब स्पोक पर्सन है, मैं आपको जानता हूं जी। तो ये इशू पर आप पार्टी फोरम में बात करेंगे? देखिए, बात होनी चाहिए और ये इस तरह की चीज़ है कि एक आध इंसान, एक आध मुसलमान ये चीज़ नहीं कर सकता। ये टीम एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि सारे मुस्लिम, इवन मैं उसी समाज से उठकर आया हूँ, उसी समाज का हिस्सा हूँ जहाँ पर लीडरशिप, जहाँ पर जो है ना कलेक्टिव काम करने का मिजाज
कम होता जा रहा है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, वो तो लेकिन इसी समाज का हिस्सा है हम लोग। लेकिन एक नहीं, एक आवाज तो बुलंद की जा सकती है, आवाज तो बुलंद होनी चाहिए, चाहे वो एक करे या दो करे जी। तो मैं जो आपको बहुत ही अहम मसले पर कि मुस्लिम उम्मीदवारों को सेकुलर पार्टियां या सेकुलर पार्टियों के लीडरान उहदेदारान सेकुलर वोट दिलाने पर तवज्जो नहीं देते या नाकाम रहते। एक दूसरा मसला जो मैं आपके सामने आप पेश करना चाह रहा हूँ कि अब देखिए कि किसी एमएलए से लोगों में नाराज़गी हो जाती है जी, तो और आयन इलेक्शन के सामने ही लोग उस एमएलए की मुखालिफत पर उतर आते हैं, जैसे गुलबर्गा और बीदर में हो रहा है। जी जी, जो सिटिंग एमएलए है मुस्लिम एमएलए, उनके खिलाफ बहुत बड़ा नाराज़गी का माहौल पाया जाता जी। जब ये पिछले 5 सालों में इन एमएलएस की कारकर्दगी या उनकी जो गलतियां हैं, नाकामियां हैं, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती जी, तो ये आइन इलेक्शन के वक्त ही इस मसले को क्यों उठाया जाता? देखिए हमारी ये एक बहुत बड़ा मसला है ये भी। जी जी, देखिए मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि खास तौर पे कांग्रेस में जो एमएलएस बनते हैं, एक लंबा अरसा जब पार्टी में गुजरता है तो उनका मिजाज ही कुछ इस तरह का होता है, बन जाता है उस माहौल में, वो वहाँ का इकोसिस्टम इस तरह का है कि उसके बाद ये एमएलएस अपनी जिम्मेदारियों को और ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी के मसाइल वगैरह के मामले में ये बोलने की हिम्मत पैदा नहीं करते। ठीक है, वो मिजाज इस तरह का हो जाता है। अब कम्युनिटी क्या करती है, अप्रोच तो करती है इश्यूज पे, लेकिन जब निगेटिव रिस्पांस आता है तो उसका अल्टीमेटली उनको वेट करना होता है इलेक्शन के वक्त ही। इलेक्शन के वक्त ही सजा दे सकते हैं या फिर सवालात किए जा सकते हैं। ये देखिए, अब आइन इलेक्शन के वक्त आकर मुस्लिम सीट बचाने की दुआई की जाती है। जब 5 साल आपके दरमियान आपके सामने थे जी, तो इन 5 सालों में जो समाज का, मुस्लिम समाज के जो दानिश्वर तबका है, उलमा है जी, और भी और अपोजिशन पार्टियों के लीडरान हैं जी, ये एमएलएस की नाकामियों को नहीं उठाते। देखिए एमएलएस की नाकामी को उठाना ये सियासी जमातों का एक कंटिन्यूअस जो है ना, अपना कंटिन्यूअस ये चलता रहता है। के अलावा जो लोग रोल अदा करते हैं इलेक्शन में मुस्लिम एमएलए को जिताने के लिए, वो फिर अगले इलेक्शन में ही दिखाई देते हैं। देखिए फिर बात तो आपकी सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी क्या हो सकता है? ये आप जब मुसलमानों के वोट एक एमएलए को दिला रहे हैं, मुस्लिम एमएलए को, चाहे वो गुलबर्गा हो या बीदर हो जी, तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप मिल्लत के लिए वो एमएलए क्या काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये देखना जरूरी है ना। देखिए जो लोग जीत दिलाने में जिम्मेदार थे, जिन्होंने मेहनत की, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन अगर एमएलए नाकाम हुआ और जो लोग इनके लिए वोट दिलाने के लिए, इनके लिए फिजा साजगार बनाने में काम कर रहे थे, जब वो अब इंसाफ करने में नाकाम हो जाते हैं, तो इलेक्शन ही एक ऐसा मौका होता है जब इस तरह के लोगों को, जिन्होंने पिछली दफा उस पर्टिकुलर एमएलए के लिए फिजा साजगार करने का काम किया था, उनको भी अकाउंटेबल खड़ा किया जाए, जवाबदेही उनकी भी हो, एमएलए की भी हो। और जहां पे नाकामी हो, जरूरी है कि कौम, खास तौर पे मुसलमान, उस वक्त में सीट बचाने की बात ना करें, क्योंकि अगर आप सीट बचा रहे हो तो अगले 5 साल तक फिर आप उसी तरह के जुल्म को सहोगे, बेबसी और लाचारी के एहसास का शिकार होते रहोगे, अपने कमजोर होने का जो है ना एहसास का शिकार होते रहोगे। इस वक्त में आप बदलिए, लीडरशिप को बदलिए, ये लीडरशिप को बदलिए। और जब आप एक जगह, फॉर एग्जांपल गुलबर्गा में अगर आप ये काम करते हो, बीदर में काम करते हो, यकीन जानिए सारे रियासत के मुसलमानों पे आप एहसान करोगे, क्योंकि उसके बाद होगा ये कि वहां के जो लोग हैं वो भी यहाँ की एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, उनको एक दिशा मिलेगी, रास्ता मिलेगा कि अगर ये गलत करते हैं तो उसके बाद इन्हें सजा देंगे हम, जिस तरह से वहां पे दी गई। और ये खौफ, सजा का खौफ ही है जो हमारे एमएलए को अकाउंटेबल बनाएगा। आज ये है कि इनको कोई सजा का खौफ नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए आपके अब गुलबर्गा हो या बीदर हो जी, तो बात वही की जा रही है सीट बचाने की, लेकिन मिल्लत के मफादात हो या डेवलपमेंट का काम हो, एज ए एमएलए अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है जी, तो वोट क्यों दिया जाता है? वोट इसलिए दिया जाता है कि सही नुमाइंदा मुंतखब किया जाए। वोट तो आप फिर उसी को वोट देंगे जी, जो नाकाम रहा जी, तो फिर वो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। और एक्चुअली क्या हो क्या रहा है कि हम लोग एक
क्या बोलते हैं, हमारी सोच मुझे लगता है मुंजमद होकर रह गई है। हाँ। हम कोई तब्दीली लाने से भी घबराते हैं, तब्दीली से घबराते हैं, जबकि तब्दीली चेंज जो है ना, ये अपना फितरत का एक वो ये बहुत अच्छी बात है आपने कि तब्दीली लाने से लोग इसलिए घबरा रहे हैं कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। बीजेपी देखिए डर बिठा दिया गया है जी जी कि अगर हम मौजूदा एमएलए को तब्दील करेंगे तो हमारे वोट डिवाइड हो जाएंगे जी, फिर हमारी सीट चली जाएगी जी। आप क्या तो करोगे? वो मुझे नहीं लगता कि आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं कि जब एमएलए काम नहीं कर रहा है तो उसको बदलने के लिए वोट देना है। जी हाँ, एग्जैक्टली। क्या फिर वही रिपीट करने के लिए वोट देना है? नहीं, देखिए, आप मुस्लिम सीट बचाकर क्या करोगे? अचार डालना है आपको? करना क्या है आपको? या फिर एक मुस्लिम सीट के नाम पर आप एमएलएस बनाकर कांग्रेस या किसी पार्टी के शोरूम में शोपीस की तरह रखने के लिए भेज रहे हो? एक रोबोट्स आप भेज रहे हो? रोबोट्स भेज रहे हो? नहीं, हमें जिंदा जीते जागते इंसान चाहिए जिनमें एहसास हो, जिनमें तड़प हो। ठीक है, अब ये हम जब भेजते हैं वहां पर तो उसके बाद में क्या होता है कि ये एमएलएस हमारे मसाइल ऐवान में रखने के बजाय पार्टी की जो है ना गलतियों को आवाम के बीच में आकर उसकी वजाहत करने के काम में आ रहे हैं। जबकि इन्हें नुमाइंदगी करनी है, मिल्लत की नुमाइंदगी पार्टी के प्लेटफॉर्म्स पे, मिल्लत की नुमाइंदगी असेंबली में, लेकिन हो उल्टा रहा है। वो यहाँ पर आकर हमारी पार्टी से गलती हुई, लेकिन मसला ये था, हिकमत थी, ये ऐसा था। ये वही हो रहा है। आपने बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया। इसके साथ मैं आपकी तवज्जो और एक मसले की तरफ लाना चाहूँगा कि देखिए कि अब एक मुस्लिम उम्मीदवार के सामने या फिर एक एमएलए के सामने जो सेकंड होता है, जो शिकस्त खाता है, दूसरा जो हरीफ उम्मीदवार रहता है, वो इलेक्शन के बाद वो फिर गायब हो जाता जी। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है जी हाँ, कि एक आपको एक उम्मीदवार के मुकाबले में आप खड़े होते हैं जी, आपको कामयाबी नहीं मिलती है जी, तो आप जितने वादे आप भी किए रहते, जो हारा हुआ उम्मीदवार होता है जी, वो भी बहुत से वादे मिल्लत से करता है जी, और मिल्लत के बारे में बहुत सारे अज़ाइम का इज़हार करता है, लेकिन जब इलेक्शन हार जाता है वो उम्मीदवार भी गायब हो जाता है जी। अगर ये होता है तो इसीलिए फिर अगर ये उम्मीदवार एक अपोजिशन का रोल अदा करके जी, जो मुंतखब हुआ उसकी नाकामियों को बताते हुए आगे बढ़कर अगर मिल्लत का काम करेगा जी, तो आने वाले इलेक्शन में हो सकता है उसको लोग मुंतखब करें। देखिए, आप एक हरीफ उम्मीदवार जो पिछली इलेक्शन में समझिए दूसरे नंबर पे था, उसके बाद वो मैदान से अगर गायब हो जाता है तो आप उस उम्मीदवार के मिजाज को, उसकी सोच को तब्दील तो नहीं कर सकते। एज ए कम्युनिटी आप अपनी सोच में तब्दीली क्यों नहीं लाते कि हाँ ये बंदा गायब हो जाता है, रिजेक्ट कीजिए उनको। वो कम्युनिटी का काम है। ऐसा ही हो कि जो हमारे मुस्लिम एमएलए जो हैं जी, वो बराबर अपने गलतियों के साथ कुर्सी पर कायम है, लेकिन ये काम मिल्लत के मुफक्किरीन का, उलमा का, दानिश्वरों का और नौजवानों का है कि इस पे गौर करें। जिनको रिजेक्ट करना है बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, जो मैदान से भाग जाते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए, जो हारने के बावजूद दिन रात डटे रहते हैं, आपकी आवाज बनते हैं, ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए। और खासतौर पे जैसे मैं गुलबर्गा में आपको बताऊं, गुलबर्गा का ये मिजाज रहा है कि गुलबर्गा हमेशा हैदराबाद कर्नाटक का इलाके को लीड करता है, क़यादत करता है। ठीक है, गुलबर्गा हमेशा हमें बड़ा फख्र होता था कि जिस वक्त में, अगर जैसे कभी मैं बॉम्बे वगैरह में रहा करता था पहले, कभी अगर कोई बंदा पूछता है कि भाई ये बीदर कहाँ पे है, तो मैं उनको ये बताता था कि गुलबर्गा उसके पड़ोस में, बाजू का। ठीक है, कि भाई गुलबर्गा, हमरुल इस्लाम, हम पड़ोसी। अफसोस होता है कि पिछले 5 साल में अगर किसी ने मुझसे सवाल किया है कि बीदर कहाँ है, तो मैं गुलबर्गा नहीं बताता, मैं बताता हूँ हैदराबाद है ना, हैदराबाद से 120 किलोमीटर के फासले पर। ये हालात हो चुके हैं क्योंकि गुलबर्गा की वो लीड करने वाली जो है ना पहचान थी, गुलबर्गा पिछले 5 साल में यहाँ की क़यादत से, और क़यादत अवाम से है, क्योंकि अवाम में वो जज्बा था, इसीलिए वो अपनी ही तरह के एक बंदे को लीडर बनाते आए थे। लेकिन देखिए, किसी क़ायद का इंतकाल हो जाता है जी, तो जो क़यादत का खला पैदा होता है उसको पुर करने के लिए भी एक कोई
शख्स आगे बढ़ना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का शख्स ना हो तो मेरा यह मानना है कि कम्युनिटी के जिम्मेदारान बैठे, लीडरशिप क्वालिटी किसमें है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको ग्रूम करें और उसका सपोर्ट करें। बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। ये और हमारे पास ये होता है कि सफ़ेद दुवम की क़यादत, जी, सेकेंड लीडरशिप जी, हमारे पास है ही नहीं, बनाई ही नहीं जाती। जी, आप सियासत में ही नहीं, आप तालीमी मैदान में लीजिए, और किसी भी मुसलमानों के शोबे में अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद दुवम के बासलाहियत लोगों को आगे लाने का कोई नज़म ही नहीं है। बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि सफ़ेद दुवम की क़यादत अगर उनमें कुछ लोग सलाहियतें रखते हैं, तड़प रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो सफ़े अव्वल की क़यादत बजाय उनको ग्रूम करने के लिए अफसोस की बात है कि उनके खातिमे की साजिशें करती हैं। खातिमे की साजिशें, अच्छा तुझमें ये सारी सलाहियतें, ठीक है बेटा अब तेरा अंजाम, उनको ग्रूम नहीं किया जाता। ये एक चीज़ है, लेकिन ये कब ख़त्म होगी? जब कम्युनिटी सफ़े अव्वल की क़यादत से सवाल करे, सज़ा दे उनको। क्योंकि मेरा मानना है कि सारी दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है वो दो ही चीज़ों पर चल रहा है। पहली चीज़, अगर मैं या आप कोई काम करते हैं तो सिले की उम्मीद, जज़ा की उम्मीद, इसीलिए हम काम करते हैं। कारोबार इसीलिए किया जाता है, खिदमत इसीलिए की जाती है, सारी चीज़ें। और अगर किसी काम करने से हम रुकते हैं तो सज़ा का खौफ, ठीक है। यहाँ पर सज़ा का खौफ ही हम कभी जो है ना हमारे लीडर्स को नहीं है, जवाबदेही नहीं है, खुद एहतसाबी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कम्युनिटी, मेरी नज़र में कम्युनिटी की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक बंदा तो अपने मिजाज के हिसाब से चलेगा ही, लेकिन कम्युनिटी उसके सुधार के लिए क्या कर रही है? ये मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम एमएलएस को जी एमएलए के अलावा भी और क्या क्या जिम्मेदारी निभाना चाहिए? देखिए, एमएलए वो होगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, उसको जो राइट होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसाइल पे बात करने का, कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है ना मसाइल को हल करने का, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है ना अपने डेवलपमेंट वगैरह के लिए सारी चीज़ों के लिए होगा। ये एमएलए को होगा, जो जस्ट एक एमएलए। लेकिन अगर वो कायद है, लीडर है, तो कम्युनिटी के मसाइल के अलावा वो नौजवानों को प्रमोट करने का काम करेगा, उनके हौसले को कभी पस्त होने नहीं देगा, और उसके साथ साथ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, बिजनेस में हो, जॉब्स में हो, और कभी भी उनके हौसले को पस्त होने नहीं देगा वो, अगर लीडर होगा तो। और उसके साथ साथ सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप को ग्रूम करेगा, अगर उसको इस बात का जिम्मेदारी का एहसास हो कि ये जिम्मेदारी मेरी अपनी है। क्योंकि उसको कुछ पावर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं वो, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकता है वो, ठीक है। और इसके साथ साथ में मुस्तकबिल के बारे में सोचे, वो इस बात को माने कि आज जो इस दुनिया में वो रह रहा है, आज ये जो एमएलए है, ये दुनिया, ये आज का दिन उसके पास अमानत है आने वाले नस्लों की। जिस हालत में आज इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या इलाका है, ये आज जिस हालत में, उससे बेहतर बनाकर वो अपनी अगली नस्लों को हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है, समझे। और जिनमें जिम्मेदारी है, कम्युनिटी उसको अप्रिशिएट भी करे, जहां गलती होती है सजा दे, खातिमा करे उनका। जी, ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। एमएलए के अलावा एक मुस्लिम एमएलए की जिम्मेदारी है कि वो मिल्लत से भी जुड़ा रहे। जी हाँ, जुड़ा रहे, तो ये और बहुत ज़रूरी है जी। ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन था जी, तो इसके बारे में कांग्रेस वालों का दावा है कि हमने वो रिजर्वेशन दिया था, जबकि जेडीएस का भी दावा है कि देवेगौड़ा जी ने ये रिजर्वेशन लाया। तो ये सच्चाई क्या है? देखिए, ये रिजर्वेशन आया 1995 में जी। 1995 में चीफ मिनिस्टर कौन थे? देवेगौड़ा थे। और जब देवेगौड़ा थे चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने 1990 में जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक कानून बनाया। रिपोर्ट आई थी, मुसलमानों की पसमानदगी इन फील्ड्स में है, इनके लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो इनके बैकवर्डनेस की बुनियाद पर वो रिकमेंडेशंस आए, हमने जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया। तो सारे इंडिया में ये पहली रियासत थी जहां पर देवेगौड़ा जी ने ये रिजर्वेशन दिया। उससे पहले केरला में भी ये रिजर्वेशन था, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क ये है कि केरला में जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ जॉब्स में था, यहां पर जॉब्स और एजुकेशन, अच्छा, इन दोनों में रिजर्वेशन दिया गया। ये कर्नाटका पहली रियासत थी, जनता दल की हुकूमत थी, और जनता दल ही ये काम
कर सकती थी, क्योंकि जनता दल ने हमेशा तारीख साज फैसले लिए हैं मुसलमानों के मामले में। जनता परिवार के पीरियड में ही इस मुल्क का एक जो है ना वजीर दाखिला मुस्लिम बनता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद। कर्नाटका एक मुस्लिम वजीर दाखिला रोशन बेग, ये जनता परिवार ही कर सकता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज के इस कम्युनलाइज्ड और पोलराइज्ड जो है ना दौर में भी जब कई सियासी जमातें मुसलमानों के नाम से भी दूर भागती हैं, जिसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि कुछ महीने पहले कांग्रेस का प्लीनरी सेशन होता है 137वां, उसमें तमाम जो है ना अपना लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स या फिर उनके पार्टी के प्रेसिडेंट्स की फोटो होती हैं, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं होती है कि एक मुसलमान का फोटो उस पर डाला जाए, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। लेकिन ऐसे दौर में भी हमें इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि जनता दल सेक्युलर ने एक मुसलमान को जो है ना स्टेट प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया, बांगे दहल दिया, उसे किसी तरह का खौफ नहीं है। तो मुझे इस बात का फख्र है, कम्युनिटी को भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आपने बताया कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जनता परिवार या देवेगौड़ा जी का दिया हुआ है, तो अब जबकि इसको हटाने की, ख़त्म करने की बातें चल रही हैं, तो कुछ मुतालबे हो रहे हैं कि इसमें इसका तनासुब, इसका फीसद बढ़ाया जाए। जी, मुस्लिम रिजर्वेशन जो है आपने अभी केरला का हवाला दिया जी, तो क्या 4 से बढ़कर 10% तक इसको ले जाया जा सकता है? देखिए, ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई इरादा जेडीएस का है? देखिए, एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो सीलिंग लगाई गई है रिजर्वेशन की, वो 49% तक है, 49% तक। उसमें 49% रिजर्वेशन तमाम कम्युनिटीज को दे दिया गया है। पहली चीज तो ये की जा सकती है कि ये रिजर्वेशन को फिर से बहाल किया जाए, और पहले बहाल कर दिया जाए। उसके बाद रिजर्वेशन की मैट्रिक्स बढ़ाकर, जैसे तमिलनाडु में 69% तक है, ये किया जा सकता है। हमारी नीयत साफ है, कोशिश की जा सकती है अगर हम इख्तिदार पर आए अपने बलबूते पर, अलायंस के कंपल्शंस ना हो, कोशिश की जा सकती है कि इनका रिजर्वेशन का तनासुब बढ़ाया भी जाए। हो सकता है 60% तक टोटल को ले जाया जाए, कुछ भी किया जा सकता है। राइट नाउ अभी उस पर कुछ कमेंट में करने की पोजीशन में नहीं हो, लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी मुसलमानों के सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल एम्पावरमेंट में विश्वास रखती है। तो ये आपकी जो जेडीएस पार्टी है जी, उसने इलेक्शन मैनिफेस्टो, इंतखाबी मंशूर जी जारी किया है। जी हाँ, तो उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या वादे किए गए? देखिए, स्टेट में सबसे पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता दल सेक्युलर ने ही रिलीज किया। उसमें अगर हम माइनॉरिटीज, स्पेसिफिक माइनॉरिटीज पे अगर आते हैं, तो सबसे पहले हमने ये मैनिफेस्टो में ये बात रखी है कि हम 4% रिजर्वेशन को फिर से बहाल करेंगे, और करेंगे क्योंकि हमारी बेबी थी, ये बहाल होगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो है ना इंतखाबी मंशूर में जो अहम चीज़ है कि टोटल जो बजट का साइज जितना होगा, जैसे पिछले साल 3,09,000 करोड़ का था, अगले साल जितने भी जो है ना अमाउंट का बजट होगा, उसका 5% टोटल 5% माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया जाएगा। 5% टोटल बजट का 5% माइनॉरिटीज मतलब सिर्फ मुस्लिम ने, ये तमाम माइनॉरिटीज जो 6 हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। 5% का 5%। उसके बाद काफी है क्या ये? नहीं, आबादी के तनासुब से, अगर आबादी के तनासुब से कम है। 20% जो है ना माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन है कर्नाटका में, 5% एलोकेशन है, लेकिन ग्रेजुअली किया जाना चाहिए। अचानक जो पिछली बार क्या था उसके कंपैरिजन में ग्रेजुअली जो है ना बढ़ाया जा सकता है। 15 या 20% तो होना चाहिए माइनॉरिटीज, होना चाहिए, लेकिन एक लीप जंप आप नहीं ले सकते। अदर कम्युनिटीज को जो अलॉटमेंट है जी, तो उस मुनासिबत से कम 15% तो माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए, कम से कम 15% होना चाहिए। लेकिन अब एक शुरुआत तो हुई है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक शुरुआत तो हुई है, पहली दफा हुआ है कर्नाटक की तारीख में। ग्रेजुअली हम करते रहेंगे। उसके बाद एक और हमारा इंतखाबी मंशूर में एक और जो पॉइंट है, हेट स्पीचेस, नफरत पैदा करने वाली तकारीर, ये समाज के लिए अजाब बनी हुई हैं। मुख्तलिफ मज़हब के लोगों में नफरत फैलाना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, खासतौर पर मुसलमानों को डिमोनाइज करना, कि शैतान की तरह रूप में पेश करना, इस पर रोक लगाने के लिए हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का हमने जो है ना वादा किया मैनिफेस्टो में। और उसके साथ उसकी जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी भी टाइम लिमिट्स होंगी। इतने पीरियड में तुमको अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। उसके बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा
जो इन्हीं इश्यूज को हैंडल करेगा, तो वहां पर जो है ना ये केसेस जो है ना रुजू किए जाएंगे। तो इस तरह से हमने हमारे इंतखाबी मंशूर में ये भी वादा किया है। पहले इजाज़त ही नहीं दी जानी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है जी, जो पुलिस होती है जी, उनको राष्ट्र जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि हेट स्पीचेस हो या किसी रिलीजियस प्लेस के पास हंगामा आ रही होती है जी, जी, तो इस पे रोक लगाना, परमिशन ही नहीं दी जानी चाहिए या रूट्स चेंज होना चाहिए। ऐसे कुछ जिम्मेदार बनाए जाने चाहिए। नहीं देखिए वो इंटेलिजेंस ये तो ऐसी, अब देखिए आपके हम कत्ल होने के बाद सजा देंगे जैसी बात है ये जी। देखिए तो एहतियात के तौर पर ऐसे कोई कवानीन बना दे जाए कि उनको इजाज़त ही ना दी जाए ऐसी रैलियों की, ऐसे जलसों की, ऐसे जुलूसों की। देखिए कंडीशन रखी जाए। देखिए ये जो है कि कौन सा बंदा, कानून साजी इसमें भी नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात इसमें प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है कि कौन सा बंदा क्या बोलने वाला है, ये ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग, राइट, इंटेलिजेंस तो सारी रिपोर्टिंग हमारे जलसों की करती है जी हाँ। उनके जलसों में कोई रिपोर्टिंग इंटेलिजेंस जाता ही नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो मेरा जो अर्ज करना है वो ये है, एक तरफा है इंटेलिजेंस भी, नहीं वो है, तो उसी सिस्टम को तो सुधारना है, उसी सिस्टम को सुधारना है। और दूसरी बात, अगर किसी को इजाजत न देना, आप किसी को परमिशन डिनाई नहीं कर सकते, किसी को परमिशन डिनाई नहीं कर सकते। कंडीशनल तो रख सकते हैं ना, कंडीशनल रखा जाएगा। उसके बावजूद अगर ये होता है तो सजा का प्रावधान भी, और इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर पीरियड में कंप्लीट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। तो इस तरह का इकोसिस्टम जब होगा तो लोग हिम्मत भी उतनी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा ये था, उसके बाद हमारा एक और इंतखाबी मंशूर में हमने, हमारा प्लान ये है कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं वहाँ पर दीनी तालीम तो होती है, हम उलमा वगैरह के साथ मिलकर उनके कंसल्टेशन से कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे दीनी मदारिस में असरी तालीम भी दी जाए, और किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किए बगैर उलमा के मशवरे से कोऑर्डिनेट करते हुए वहाँ पे असरी तालीम देने का भी हमने जो है ना प्रॉमिस किया है। असरी तालीम के साथ टेक्निकल हो जोड़ा जाए, जो उलमा वगैरह जो सजेस्ट करेंगे। असरी तालीम बोलते ही लोग कान खड़े हो जाते हैं लोग। जी जी, नहीं तो मगरबी तालीम आ जाएगी, इस तरह की सोचे। अगर उसको टेक्निकल तालीम से जोड़ा जाए जी जी दीनी मदारिस को, तो बहुत बड़ी तब्दीली। जी जी, इसके लिए जो है ना आप जैसे लोग हैं, मुफक्किरीन हैं, वो गाइड करें, उनके गाइडेंस पर ही, उनके मशवरे लेकर ही वो सिस्टम बनाया जाएगा। और अगला ये हो गया। उसके बाद औकाफ की हिफाजत के लिए, ये जनरली हमेशा होता है, आया है, अभी भी करेंगे, लेकिन मसला ये है कि बड़ी शर्म की बात है कि औकाफी जायदादों पर ज़्यादातर कब्जा जिस कम्युनिटी का भी है, फिर कुछ गवर्नमेंट लैंड्स पे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर हम करना चाहते हैं, उस बात पर भी कुछ करना चाहते हैं। तो अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है कि सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात थीं, उन सिफारिशात में कुछ इस तरह की सिफारिशात भी हैं कि जहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो एक कमेटी हम बनाने का जो है ना अपना प्लान कर रहे हैं, जिसका हमने मंशूर में जो है ना जिक्र भी किया है कि जो एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स की कमेटी, वो लोग उन रिकमेंडेशंस को किस तरह से, किस कैटेगरी में, किस जमरे में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, स्टडी करके वो अपने रिकमेंडेशंस देंगे, और उसके बाद उनको जिस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो हम करेंगे। और एक बात मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में कभी भी सिंबोलिज्म या टोकनिज्म नहीं रहा, कि जिस तरह कुछ दूसरी नाम निहाद सेकुलर जमातें मुसलमानों की जो है ना अपना हालात जानने के लिए सच्चर कमेटी बना देते, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं, रिकमेंडेशंस पे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, देखो हमें फिक्र है, यहाँ पे टोकनिज्म नहीं होगा। जब हम कमेटी बनाएंगे तो उनके रिकमेंडेशंस पे अमल भी किया जाएगा। जी जी, ये आपके माइनॉरिटीज़ के लिए मेन जो है। लेकिन इसमें उर्दू के लिए कोई आपने वादा नहीं किया है? उर्दू के लिए जो है ना अभी कोई वादा नहीं किया है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जिस तरह से एक गवर्नमेंट ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो है ना अपना, मैं चाह रहा था कि और कर्नाटक उर्दू अकेडमी का बजट जी बहुत कम है जी, और उसी तरह जितने भी राज्योत्सव अवार्ड्स हैं जी, और अदर डिपार्टमेंट्स के अवार्ड्स होते हैं, जैसा कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, कर्नाटक का है जी, मीडिया अकेडमी, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, उसमें मुसलमानों को कभी शामिल ही नहीं किया जी ये, और ख़ासतौर पर उर्दू के अदीब, शायर, सहाफ़ी और तालीमी माहिरीन जी, इनको कोई अवार्ड के लिए नहीं लिया जाता जी। दूसरा, जो उर्दू के अदीब शायर हैं उनके लिए कोई पेंशन नहीं है जी, जबकि कन्नड़ा अदीबों शायरों के लिए कन्नड़ा एंड कल्चर के तहत पेंशन है बाज़ाब्ता
तो ये उर्दू अकेडमी के तहत दी जा सकती तो ये बहुत सारे ऐसे उर्दू के मसाइल भी हैं जिसकी तरफ आपको तवज्जो करनी है जी। और गुलबर्गा में ये 371 जब से आया है जी, तो बहुत सारे इलाकाई दफ्तर यहाँ पर गवर्नमेंट के कायम हो रहे हैं। तो कर्नाटक उर्दू अकेडमी का रीजनल ऑफिस इलाकाई दफ्तर भी गुलबर्गा में कायम होना चाहिए। जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई बात मंशूर में आने से रह गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी के नज़दीक वो गैर अहम है। ठीक है, ये जो अहम चीज़ें हैं गवर्नमेंट बनने के बाद भी इन पर काम किया जा सकता है। नासिर हुसैन उस्ताद जैसी शख्सियत जब यहाँ से जीत कर आएंगी तो उसके बाद आप जानते हैं कि हरकियाती शख्सियत हैं और इन इश्यूज़ को वो अहमियत देंगे। बाकी दीगर लीडरान भी मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, दीगर लोग हैं। हम लोग इन तमाम को गवर्नमेंट से रिज्यू करके जिस तरह से जो हो सकता है वो इंशाल्लाह किया जाएगा। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी एक 15 पॉइंट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी होती है, 15 पॉइंट प्रोग्राम होता है जी। वो तो सिर्फ कागज़ के कमेटियां हैं कि आज तक कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, आप जितने माइनॉरिटीज़ के लिए अपने मंशूर के तहत वादे बयान करें तो उन वादों को पूरा करने के लिए कोई निगरान कमेटी, कोई गारंटी, आजकल तो बहुत गारंटियां चल रही हैं जी, तो क्या आप इसकी गारंटी देंगे? नहीं, देखिए गारंटी कार्ड देने की ज़रूरत उस वक्त आती है जब लोगों का आप पे विश्वास ना हो, आप वादे करते रहे हैं, तोड़ते आए हैं, तो गारंटी कार्ड की शक्ल में कुछ देना मजबूरी है। हमारे पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि हमने जो वादा किया उसे हमेशा पूरा किया है और हमारी नेक नियति पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो मशवरा आपका है कि भाई ये जो है ना अपना एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी या एश्योरेंसेस कमेटी कुछ इस तरह की हो, बहुत अच्छा मशवरा है ये। इस पर जो है ना अपना अमल भी होना चाहिए, बहुत अच्छी तजवीज़ है, इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। इलाका कल्याण कर्नाटक में कम से कम उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देना चाहिए और उर्दू अकेडमी में इलाका कल्याण कर्नाटक में ही उर्दू है जी, लेकिन उर्दू अकेडमी में सिफर रहती है जी, इलाका कल्याण कर्नाटक की नुमाइंदगी जी, चेयरमैन यहाँ का होना चाहिए जी, और यहाँ के अरकान ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उर्दू का मरकज़ ये है जी हाँ, ऑब्वियसली ये है। और दूसरा जो सबसे अहम बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने नासिर हुसैन उस्ताद जी साहब का नाम लिया जी, कि वो उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त गुलबर्गा में? देखिए जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चूँकि गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो मुझे जो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद के लिए फ़िज़ा बड़ी हद तक साजगार हो चुकी है, जिसमें आप लोगों का, उलमा का, मुफक्किरीन का, दानिश्वरों का, इन तमाम का रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बहुत अच्छी है। कुछ जगहों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से हल्का असर है यहाँ पर, जिस तरह से असर रहा है, एक लंबे अरसे तक कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, उसके बाद मोहतरमा वो भी कांग्रेस की हैं, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। उन तक पहुँचने के लिए मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ के लोग उन लोगों तक पहुँचे जो कांग्रेस के असर में हैं। उसके साथ साथ हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका सियासी शऊर से नाबलद है, गरीब है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में उलझा हुआ रहता है, उन तक पहुंचने का फोकस किया जाए। और इलेक्शंस पैसे भी काफ़ी अहमियत रखते हैं इसमें, आप चाहे लाख इनकार कर लें लेकिन अहमियत रखते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि समाज का वो मुतमव्विल तबका, वो दौलतमंद तबका गुलबर्गा नॉर्थ का, वो आगे आए, एक एक इलाके की जिम्मेदारी ले, क्योंकि ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है जो बार बार नहीं मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ से गुलबर्गा फिर से हैदराबाद कर्नाटका इलाके को लीड करने की पोजीशन में आ सकता है, और जब हैदराबाद कर्नाटक को लीड करेगा, एमएलए लीड नहीं करेगा, ये पब्लिक लीड करेगी क्योंकि एमएलए उनका है। तो गुलबर्गा को अपना खोया हुआ विखार हासिल करना है, वो मकाम हासिल करना है जो पहले से उसका था और राइटफुल्ली उसका है, उसे रिक्लेम करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर नासिर उस्ताद की जीत होगी। माहौल अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे तमाम लोगों की वजह से काफ़ी साजगार हो चुका है, और एक लास्ट पंच की ज़रूरत है। मालदार लोग और ख़ासतौर पर नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझें, इलेक्शन से पहले का अपना वक्त इन चीज़ों के लिए दें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हालात जिस तरह के हैं, इसमें अगर आप एक नासिर उस्ताद जैसे बंदे को भेजते हैं तो यकीन जानिए आप दीगर जो मुस्लिम एमएलए वहाँ इलेक्ट होकर आएंगे उन तमाम को मजबूर होना पड़ेगा कि इनको फॉलो करें, अपनी ज़ुबान खोलें, वरना उनका गिरवा पूछकर हिसाब पूछा जाएगा। तो आप एक ट्रेंड शुरू कर सकते हैं
उस जगह आप हैं। आप तमाम लोग इस बेहतरीन मौके को पहचानें, समझें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इंशाअल्लाह यहाँ से नासिर उस्ताद की 100% जीत होगी। ये आखिरी सवाल आपसे ये है जी कि इस वक्त कर्नाटक असेंबली में जी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी पूरे हरबे इस्तेमाल कर रही है जी और दोबारा इक़्तिदार में वापस आने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा जी। और इसको कम्युनलाइज भी कर दिया गया है इलेक्शन को जी। तो ऐसे संगीन हालात में बीजेपी से टक्कर कांग्रेस ले सकती है या जेडीएस? देखिए, बीजेपी सारे हरबे इस्तेमाल कर रही है, करती आई भी है, क्योंकि उनका मकसद पावर हासिल करना है और हर कीमत पर तो वो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन मेरा सिक्स्थ सेंस ये कहता है कि उनका जो मंत्र हुआ करता है इलेक्शन से पहले, पोलराइज करना कम्युनिटीज़ को, हिंदू मुस्लिम के मसले पैदा करना, तो वही मंत्र वो यहाँ पर भी अपनाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा स्टेट है, कर्नाटक एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। इंडिया की सिलिकॉन वैली आईटी सेक्टर की, वो कर्नाटका बेंगलुरु में मौजूद है। यहाँ के लोग प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं और ये द्राविडियन स्टेट में कभी भी हिंदू मुस्लिम वगैरह के जैसी चीज़ों के लिए, चीप चीज़ों के लिए यहाँ के लोगों के पास कोई जगह नहीं है। अगर वो पोलराइज करने का, कम्युनलाइज करने का एजेंडे पे अमल करते हैं, इट विल बैकफायर। ये बैकफायर होगा। बीजेपी यहाँ पर मुंह की खाएगी, क्योंकि ये कर्नाटका बल्कि किसी साउथ इंडियन स्टेट में पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं केरला में किस मकाम पे बीजेपी को रखा गया है, तमिलनाडु देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना में थोड़ा बहुत असर है, कर्नाटका, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें कामयाब नहीं होंगी। एजुकेशनली, फाइनेंशियली बैकवर्ड स्टेट्स में शायद ये कामयाब हो जाएं इस तरह से। कर्नाटका जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में, जहाँ जो ये बसवन्ना की कर्मभूमि है, ख्वाजा गरीब नवाज की कर्मभूमि है, ख्वाजा बंदा नवाज की कर्मभूमि है, उसके साथ साथ एक राष्ट्र कवि, नेशनल पोएट हमारा कुवेंपु, जिनका ये सपना था, जिन्होंने मैसेज दिया कन्नडिगास को कि कर्नाटका सर्व जनांगद शांति अतोटा, कर्नाटका तमाम लोगों के लिए अमन का गहवारा। तो इस पे हम चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर बीजेपी उसमें कामयाब नहीं होगी। और मेरी अपनी, लेकिन बीजेपी को नाकाम कौन करेगा? नाकाम देखिए, नाकाम यहाँ के लोग करेंगे। जेडीएस करेगी या कांग्रेस? यहाँ के लोग करेंगे। कुछ जगहों पर जनता दल सेक्युलर का साथ देकर, और जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों वहाँ पे कांग्रेस का साथ देकर जनता ये काम करेगी। जनता ही ये काम करेगी, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है वो कम्युनलिज्म पे और इस तरह के चीप इश्यूज़ को अहमियत नहीं देती है, जनता करेगी। तो यानी आवाम ही बीजेपी को कमज़ोर करेगी, आवाम ही करेंगे, अल्टीमेटली आवाम को ही करना है। अपनी गुफ्तगू के आखिर में बात कही कि कुछ जगहों पर जेडीएस, कुछ जगहों पर कांग्रेस करेगी। तो दरमियान में एक वीडियो वायरल कर दिया गया था जी कि कुमार स्वामी ने कहा है कि जहाँ पर जनता दल कमज़ोर है वहाँ पर कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस की तायद करें। ये क्या मामला था? दरअसल मैं कुमार स्वामी की अखलाकी जुर्रत और बीजेपी को सियासत से, यानी पावर से दूर रखने वाली उनकी ख्वाहिश को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बिडदी के फार्म हाउस पे उनके एक माइनॉरिटीज, इसी इलेक्शन से पहले का था। हाँ, शायद मुश्किल से 6 महीने पहले की बात है। माइनॉरिटीज कन्वेंशन, वीडियो वायरल हुआ। जी हाँ, वहाँ पर वो तमाम मुसलमान जमात थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, हम फिरका परस्त पार्टी को रोकना चाहते हैं। लेकिन मेरे देखने में यह आ रहा है कि मुसलमानों का ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ है। पिछले इलेक्शन में 28 जगह पे बीजेपी आपके गलत वोटिंग पैटर्न की वजह से जो है ना ताकतवर हुई है। कई 28 जगहों पे इस तरह का मामला था कि जेडीएस सेकंड पोजीशन पे थी, कांग्रेस थर्ड पोजीशन पे थी, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे आई, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आई। अगर वो जेडीएस को वोट देते तो बीजेपी नहीं जीतती, हम यहाँ पे आते। तो अगर आपको वाकई कांग्रेस को इतना साथ देना है तो बखुदा जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर दीजिए, जहां पर बीजेपी सेकंड, जेडीएस सेकंड पोजीशन में, जेडीएस को साथ दीजिए। एक दियानतदाराना मशवरा उनका था और ये अखलाकी जुर्रत है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की का कोई भी लीडर इस तरह की जुर्रत रखता हो। किसी लीडर की जुबान से बात नहीं निकलेगी। आपने अच्छी वजाहत कर दी जी। एक खदशा लोगों में जी पाया जा रहा है और एक उसके इल्ज़ाम भी वैसा बनाया जा रहा है
जी। कि कुमार स्वामी फिर से बीजेपी की तायद करेंगे, उनके साथ हुकूमत में शराकतदारी करेंगे। जी जी जी। आप बोल रहे हैं कि कुमार स्वामी के अज़ाइम, आपने बताया कि बीजेपी को इक़्तिदार में लाना नहीं चाहते और रोकना चाहते हैं जी। लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी खदशा है और ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं और बीजेपी के साथ फिर कुमार स्वामी का अलायंस हो सकता है। तो ऐसी क्या ये मुमकिन है? ये बहुत ही सूरत हाल पैदा हो सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। आम मुसलमानों के जहन में ये बात आती है कि आप बैठी हुई है जहन जी 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 लोगों के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सोचने का अंदाज जो है, जिस तरह से जिस दिशा में हम सोचते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पर है। मैं आपको बताता हूँ भाई, ये बीजेपी के साथ फिर से अलायंस में हुकूमत बनाएंगे, पहले इन्होंने बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर बीजेपी के साथ हुकूमत साजी करना अलायंस में जुर्म, बहुत बड़ा फाइन जुर्म मान लेते हैं। लेकिन आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि जब हम अलायंस पार्टनर थे बीजेपी के, क्या हमने उस वक्त बीजेपी को उसके एजेंडा पे अमल करने दिया? एक एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। या हमने आरएसएस के या बीजेपी के एजेंडे पे अमल किया? एक एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। और उसके साथ मैं एक वाकया बताना चाहूँगा, शायद 2007 की बात है। दादा मीर हयात खलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बाबा बुडनगिरी चिकमगलुर, वहाँ पर कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे अलायंस पार्टनर के स्टेट लीडर्स डीवी सदानंदा गौड़ा, सीटी रवि, शोभा करंदलाजे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए दरगाह में जाकर पूजा करना चाहते थे। प्रोसेशन निकलता है। उस वक्त में कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इन लीडर्स को अरेस्ट करवाया, दरगाह में जो है ना अपना घुसने की इजाजत नहीं दी। हमारी हुकूमत गिर सकती थी, कुमार स्वामी ने उसकी भी फिक्र नहीं की, ठीक है, अलायंस में रहते हुए। अब अलायंस में रहे बगैर एंटी मुस्लिम जो काम होते हैं, आप उसको कबूल कर लेते हो उस पार्टी के कामों को। सिर्फ अलायंस करना जुर्म, बगैर अलायंस के आप जितना चाहे हमारे नुकसान पहुंचाते जाओ। इसी दादा मीर हयात खलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मैं आपको बताऊं कि जब एसएम कृष्णा चीफ मिनिस्टर थे, उस पीरियड में, उस वक्त का एसएम कृष्णा गवर्नमेंट का कांग्रेस का वजीर, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डी.बी. चंद्रेगौड़ा हुकूमत का नुमाइंदा बनकर जाकर वहां पे कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पूजा करता है। बगैर अलायंस के आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलायंस जुर्म, किस तरह की सोच है? सोच को बदलिए। हमने आज तक कभी एंटी मुस्लिम या फॉर दैट मैटर एंटी एनी कम्युनिटी कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और जहां तक आइंदा जो है ना अलायंस की बात है, मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हम अपने बलबूते पर हुकूमत में आ रहे हैं, अपने बलबूते पर हुकूमत बनाएंगे। देयर इज ए अंडर करंट ऑफ सपोर्ट फॉर द जेडीएस, ठीक है, यहाँ पर हमारे वेलफेयर एजेंडा की वजह से। तो यहाँ पर हम किसी तरह के अलायंस के बगैर अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएंगे। लेकिन एक और दफ़ा स्ट्रेस कर दूं कि अलायंस करना जुर्म नहीं था। बगैर अलायंस के भी आपके खिलाफ जो काम किए गए हैं वो जुर्म है। ये आपने बहुत अच्छी वजाहत की। फिर भी जेडीएस के पावर में आने का दावा हो रहा है जी, लेकिन उतने एमएलएज आप खड़ा नहीं किए, एमएलए कैंडिडेट्स 211 खड़े किए हैं। 211 की पूरी तवक्को है आपको? हमें नहीं, एक सिंपल मेजोरिटी की तवक्को है। सिंपल मेजोरिटी 113 होती है, हमें तवक्को है। उसके साथ साथ हमारे अलायंस पार्टनर्स भी 1-2 सीट जीतेंगे, अलायंस पार्टनर्स जीतेंगे। और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट्स और कुछ जमातें भी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि आप जेडीएस के हिमायत में हैं, जैसा कि एमआईएम जी 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 की एक इत्तला आई थी। क्या कुछ इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है? नहीं, इनफॉर्मल क्या चीज़ें मुझे पता नहीं, फॉर्मली कोई अलायंस नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई। इनफॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं, शायद हुई हो, मुझे जी। बहरहाल आप प्रोग्राम के आखिर में गुलबर्गा के अवाम से या पूरे इलाका कल्याण कर्नाटक के वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अपने जो जज्बात हैं, मेरी जो सोच है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये इलेक्शन जो है 2023 का, दरअसल एक सेमीफाइनल है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का, एक सेमीफाइनल है। अगर इस सेमीफाइनल में आप फाशिस्ट ताकतों को रोकने में कामयाब होते हैं तो इसका असर इस साल के आखिर में तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के में होने वाले इंतखाबात पर भी पड़ेगा।
बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाएगा। और जब यहाँ इन असेंबलीज़ में अगर बीजेपी पावर में नहीं आती है तो इस बात का यकीन जानिए 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी बीजेपी बहुत कमज़ोर होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि फाशिस्ट ताकतों को रोकें। जनता दल सेक्युलर एक वेलफेयर स्टेट का क़याम अमल में लाना चाहती है। गौर कीजिए कि वो कौन सा बंदा था जिसने हमारे समाज में शराब को हराम करार दिया, उस पर बैन लगाया, वो कुमार स्वामी थे। लॉटरी को किसने अपने पीरियड में हराम करार दिया, बैन लगाया, वो कुमार स्वामी थे। रातों में देहातों में चले जाना, आवाम के बीच जाना, उनके मसाइल को जानना और उसके दूसरे दिन उनका सोल्यूशन करना, हमारे असलाफ में कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। उस तरीके पर इस बंदे ने काम किया है। तो ये बंदा आइडियोलॉजिकली हमसे इतना ज़्यादा करीब है, हम पॉलिटिकली उससे उतना ज़्यादा दूर क्यों हैं? क्या ये दूरी हमारे मफाद में है? इस पर गौर कीजिए। जनता दल सेक्युलर का साथ दीजिए। ये पार्टी द्राविडियंस के कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में नहीं है, उन तबकात के कंट्रोल में नहीं है जो समाज में सिर्फ अपना गलबा चाहते हैं। उस तरह के लोगों के कंट्रोल में पार्टी नहीं है। हमारा एक बेहतर मुस्तकबल इंतज़ार कर रहा है। जनता दल सेक्युलर का साथ दीजिए और ख़ास तौर पर गुलबर्गा नॉर्थ में नासिर हुसैन उस्ताद को कामयाब बनाइए। ये बंदा सारे स्टेट के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब मोहम्मद असदुद्दीन साहब, जनता दल सेकुलर के रियासती तर्जुमान। आपसे काफ़ी तवील मौजूदा हालात और इलेक्शन के मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।